चिल्ड्रन जी आज न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है रोटेशनल या सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन हमारे पास होती क्या है, जब कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करती है तो उसकी जो मोशन है उसको क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन। रोटेशनल मोशन क्या है, जब कोई बॉडी अपने एक्सिस के गिर्द रिवॉल्व करती है, जब कोई भी बॉडी अपने एक्सिस के गिर्द रिवॉल्व करती है तो उसकी मोशन को क्या कहते हैं, रोटेशनल मोशन। अभी जो फैन रोटेट कर रहा है, फैन की मोशन सर्कुलर मोशन है कि रोटेशनल मोशन है, रोटेशनल मोशन। क्यों? क्योंकि फैन अपने एक्सिस के गिर्द क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। सर्कुलर पाथ में बॉडी जब मूव करती है तो बॉडी एक ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करती है। किसमें रिवॉल्व करती है, ऑर्बिट में। अब यहाँ पे अगर फैन की एग्जांपल देखें तो फैन का एक पॉइंट फिक्स है और बॉडी उसके गिर्द राउंड क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो सर्कुलर मोशन में हमारे पास जब कोई भी बॉडी मूव करेगी तो सर्कुलर मोशन में एक पॉइंट याद रखिएगा। अब ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। और सर्कमफ्रेंस सर्कल का कितना होता है, टू पाई आर। अब सर्कमफ्रेंस से, और ये सर्कल का क्या है, सेंटर, सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है, रेडियस। अब बॉडी अभी फॉर एग्जांपल यहां पर मौजूद है, इस पॉइंट को मैं कह देता हूं पॉइंट ए। अब बॉडी अगर मूव कर रही है एंटी क्लॉकवाइज तो बॉडी की जो वेलोसिटी है किसी भी पॉइंट पर, ये देखिए, अब वेलोसिटी इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट, वेलोसिटी हमेशा कहां होगी, अलोंग द टेंजेंट। तो अब वेलोसिटी और रेडियस के दरमियान एंगल याद रखिएगा, किसी भी पॉइंट के ऊपर ये एंगल की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री। तो रेडियस और वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पर ये दोनों आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर। अब बॉडी चाहे यहां पर भी आ जाए तो वेलोसिटी इस तरफ होगी, अगर बॉडी यहां पर आ जाएगी तो वेलोसिटी इस तरफ होगी। तो वेलोसिटी हमेशा परपेंडिकुलर होगी किसके, रेडियस के। अच्छा, जब बॉडी मूव करती है सर्कुलर पाथ में अलोंग द सर्कमफ्रेंस, जो डिस्टेंस कवर होता है, फॉर एग्जांपल मैं इस पॉइंट को कह लेता हूं पॉइंट बी। अब ए से बी तक मूव करते हुए ये जो डिस्टेंस कवर हुआ है, इस डिस्टेंस को क्या कहते हैं, जो सर्कमफ्रेंस के ऊपर बॉडी डिस्टेंस कवर करती है इसको क्या कहते हैं, इसको कहेंगे आर्क लेंथ। सर्कमफ्रेंस में जो डिस्टेंस कवर होता है उसे क्या कहते हैं, आर्क। और ये जो एंगल कवर करते हैं, इस एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, ये जो एंगल कवर होता है इस एंगल को सर्कुलर पाथ में क्या कहते हैं, थीटा तो कहेंगे ही ना। तो इसको हम लोग कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यही हमारा पहला टॉपिक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारे, देखिए वैसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जब कोई भी बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम लोग लेते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है, ये डिस्प्लेसमेंट तो हमारे पास है लेकिन ये एंगल से रिलेटेड है, तो हम लोग इसमें एंगल की बात करते हैं, थीटा। तो ये जो एंगल कवर होगा उस एंगल को क्या कहेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को कैसे डिफाइन करेंगे, द एंगल subtended at the center of circle along a circumference
अच्छा जी, द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल अलोंग अ सर्कमफ्रेंस, सर्कल के सेंटर से अलोंग द सर्कमफ्रेंस, जब सर्कमफ्रेंस में जब कोई भी बॉडी मूव करती है इन अ गिवन टाइम, तो गिवन किसी भी गिवन टाइम टी में जब बॉडी अलोंग द सर्कमफ्रेंस मूव करती है तो सर्कल के सेंटर से जो एंगल कवर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अभी बॉडी है इनिशियली इस पॉइंट ए पर मौजूद है, कुछ देर के बाद ये मूव करके यहाँ पर आ गई पॉइंट बी पर, ए से बी तक इसने एंगल कवर किया थीटा, और हमारे पास ये इसका रेडियस है आर, और ये हमारे पास सर्कल का सेंटर है, और ये आर्क लेंथ है। अब आर्क लेंथ हमारे पास जो है हमारे पास ए से बी तक, अब ए से बी तक मूव करते हुए बॉडी ने जो एंगल कवर किया इस एंगल को क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो एंगल है इस एंगल को कहेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मेजर किस में किया जाता है, यूनिट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के जो यूनिट है हमारे पास, इसको हम लोग डिग्री में भी मेजर करते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रेवोल्यूशन में भी मेजर होता है, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये तीनों एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के यूनिट हैं, डिग्री, रेवोल्यूशन एंड रेडियन। अब ऐसे यूनिट हमारे पास कौन सा है इनमें से, रेडियन। ऐसा यूनिट कौन सा है, रेडियन। ये दो यूनिट भी यूज होते हैं, लेकिन सिस्टम इंटरनेशनल में जो हमारा यूनिट है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का वो क्या है, रेडियन। हम लोग रेडियन यूनिट ही ज़्यादा इसमें यूज करेंगे। अगर किसी और यूनिट में हमारे पास वैल्यू आएगी तो हम उसे कन्वर्ट कर देंगे किसमें, रेडियन में। तो इनका आपस में रिलेशन क्या है, रिलेशन भी देख लेते हैं। डिग्री, रेवोल्यूशन और रेडियन का आपस में क्या रिलेशन है। देखिए, 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। एक रेवोल्यूशन में कितने रेडियन होते हैं, 2 पाई, या 360 डिग्री। तो 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन या 360 डिग्री। तो ये तीनों का आपस में रिलेशन है। अब यहाँ इस रिलेशन को यूज करते हुए हमारे पास एमसीक्यूज भी आते हैं कि 1 रेडियन इज इक्वल टू, 1 रेडियन किसके इक्वल होता है, 1 रेडियन इज इक्वल टू, अगर मैं इसका रिलेशन निकालूं रेवोल्यूशन के साथ तो 1/2 पाई रेवोल्यूशन। एक रेडियन में हमारे पास कितने रेवोल्यूशन होते हैं, 1/2 पाई। अगर मैं इसका रिलेशन डिग्री के साथ निकालूं तो 1 रेडियन में कितने हमारे पास डिग्री होते हैं, 360 डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो ये आंसर हमारे पास कितना आएगा, 57.3 डिग्री। तो एक रेडियन में कितने डिग्री होते हैं, 57.3 डिग्री। अभी इसको भी हम लोग प्रूफ भी करेंगे कि वाकई ही एक रेडियन में 57.3 डिग्री होते हैं। अभी एमसीक्यू के लिए इस पॉइंट को नोट कर लें, ठीक है। अच्छा, अब रेडियन को अगर हम डिफाइन करें, रेडियन हमारे पास है क्या, व्हाट इज रेडियन। तो रेडियन हमारे पास इसका यूनिट है सिस्टम इंटरनेशनल में, इसको डिफाइन करते हैं, इट इज द एंगल सबटेंडेड at the center of circle whose arc length is equal to radius of circle। तो रेडियन हमारे पास कौन सा एंगल है, इट इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल। ये वो एंगल है जो सर्कल के सेंटर से हम लोग बनाते हैं, जिस पर आर्क लेंथ जो है हमारे पास इज इक्वल टू
स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल, जिसपे आर्क लेंथ जो है वो किसके इक्वल हो जाए, रेडियस ऑफ सर्कल के। इस पॉइंट को समझते हैं जी। अब ये देखेंगे हमारे पास एक सर्कल है। अब बॉडी इनिशियली अगर इस पॉइंट के ऊपर मौजूद है, यहां पर, ये इसका रेडियस है आर। कुछ देर के बाद बॉडी मूव करके यहां पर आ गई, यहां पे पॉइंट बी पर। अब आर्क लेंथ हमारे पास ये है जो ए से बी के दरमियान डिस्टेंस है। अब क्या इस वक्त में डिस्टेंस एस जो है वो रेडियस के इक्वल नजर आ रहा है आपको? इस टाइम कौन लार्ज है? रेडियस ग्रेटर है और आर्क लेंथ क्या है, स्मॉल है। क्योंकि बॉडी मूव कर रही है तो बॉडी मूव करते करते कुछ देर के बाद यहां पर आ जाएगी। क्या अब मैं कह सकता हूं कि ए जो एस है वो आर के इक्वल है? अभी भी हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंस है। तो बॉडी मूव करते करते एक पॉइंट तो ऐसा आएगा, एक पॉइंट तो ऐसा आएगा जिसमें मैं कह सकता हूं कि हाँ अब आर्क लेंथ और रेडियस आपस में क्या हो चुके हैं, इक्वल हो चुके हैं। तो वो पॉइंट जहां पर आर्क लेंथ और रेडियस इक्वल हो जाएं, उस वक्त जो एंगल कवर किया होगा उस एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, 1 रेडियन। क्या कहेंगे, 1 रेडियन। तो 1 रेडियन कौन सा एंगल है जिसपे आर्क लेंथ विल बिकम इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल, जिसपे आर्क लेंथ जो है वो सर्कल के रेडियस के इक्वल हो जाए। और ये कितना होता है, 1 रेडियन। और 1 रेडियन कितने डिग्री होगा, ये सेम ही रहेगा। कोई सर्कल छोटा है या कोई सर्कल बड़ा है। अब मैं पूछिए ये सर्कल छोटा है वो सर्कल बड़ा है, ये वैल्यू सेम ही रहने वाली है सबके लिए, 57.3 डिग्री। अब एक सर्कल में टोटल कितने रेडियन होंगे, एक सर्कल में टोटल कितने रेडियन होंगे, 57.3 डिग्री के हिसाब से देखें तो 6.14 यानी 6 रेडियन कंप्लीट होंगे। क्योंकि 57 को 6 से मल्टीप्लाई करो ना, टोटल 360 डिग्री चाहिए। 57 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो है वो 360 के करीब करीब ही वैल्यू आएगी, तो 350 के राउंड अबाउट, और बाकी 0.14। तो एक कंप्लीट सर्कल में टोटल कितने रेडियन होते हैं, 6.14। डिवाइड करके देख लें आप, 360 को 57.3 से डिवाइड करें। आप 360 को डिवाइड करें 57.3, क्या आंसर है, 6.14 या 28, क्या है, 28 है। इसका मतलब एक कंप्लीट सर्कल में टोटल कितने रेडियन होंगे, 6 रेडियन कंप्लीट होंगे और 0.28 हमारे पास जो एक्स्ट्रा फिर भी सर्कल बच जाएगा। तो ये याद रखना है, रेडियन इन कंप्लीट सर्कल। अच्छा, यहां तक बात क्लियर है। अच्छा, यहां एक एमसीक्यू याद रखिएगा, द एंगल सबटेंडेड at the center of circle, सर्कल के सेंटर से जो एंगल हमारे पास बनता है, टोटल एंगल कितना बनता है, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल। जब एक बॉडी कंप्लीट रोटेशन करती है तो टोटल एंगल कितना कवर होता है, 2 पाई या 360 डिग्री। हमारे पास कितना एंगल कवर होता है, 2 पाई एट द सेंटर ऑफ सर्कल। अच्छा, इसके बाद एक और पॉइंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट is a vector quantity. Angular displacement is a वेक्टर क्वांटिटी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन फॉर स्मॉल एंगल के लिए वेक्टर क्वांटिटी है, बट लार्ज एंगल इट इज ट्रीटेड एज स्केलर। लेकिन लार्ज एंगल के लिए ये हमारे पास कैसे ट्रीट होती है, स्केलर। वो क्यों, बट लार्ज एंगल इट इज
ट्रीटेड एज स्केलर, लेकिन लार्ज एंगल के लिए ये स्केलर के तौर पे ट्रीट होती है। अब क्यों स्मॉल एंगल के लिए ये वेक्टर है और लार्ज एंगल के लिए स्केलर है? चलें इस बात को समझते हैं। अच्छा, अब स्मॉल एंगल के लिए हमारे पास ये वेक्टर है, लार्ज एंगल के लिए ये स्केलर है। क्यों? अच्छा, स्मॉल एंगल हम पता कितना लिखते हैं, तकरीबन हमारे पास ये 8 to 10 डिग्री ये एंगल है जिसमें हम लोग इसको स्केलर वेक्टर मानते हैं। इसने एंगल तक, इससे ज़्यादा एंगल हो जाए तो हमारे पास ये वेक्टर बन जाता है। क्यों? अच्छा देखिए, अब बॉडी यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर मौजूद है, पॉइंट ए पर। अब स्मॉल एंगल में हमारे पास जब इसको मूव कराऊंगा यहाँ पे आई पॉइंट बी पर। अब पॉइंट ए से बी तक हमारे पास ये जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है ये हमारे पास क्या है? आर्क लेंथ। अब ये जो एंगल कवर हुआ है ये एंगल क्या हमारे पास? थीटा। अब देखिए, अगर कोई भी वैल्यू जो है वेक्टर क्वांटिटी है हमारे पास, इसका लॉ है S इज इक्वल टू आर थीटा। S इज इक्वल टू आर थीटा। अब इसमें ये तीनों क्वांटिटीज जो है ना हम लोग वेक्टर कंसीडर करते हैं, S को भी, R को भी और थीटा को भी। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं? जिसे एक स्ट्रेट लाइन के साथ शो किया जाता है और उसके एक एंड के ऊपर क्या होती है? एरो है। उसको क्या कहते हैं? वेक्टर। तो हमारे पास सर्कुलर मोशन का ये एक इंपॉर्टेंट हमारे पास जो है रूल है, जो हमने मैट्रिक लेवल पे भी आपने डिस्कस किया, S इज इक्वल टू आर थीटा। अब इसमें S भी वेक्टर क्वांटिटी लेते हैं, R भी वेक्टर लेते हैं और थीटा भी क्या लेते हैं? वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी हमेशा स्ट्रेट लाइन से शो करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कर्व नहीं हो सकती। अब देखिए, स्मॉल एंगल में अब ये जो आर्क लेंथ का डिस्टेंस कवर हो रहा है, इस डिस्टेंस को आप देखें स्ट्रेट लाइन से शो हो रहा है। ये जो एंगल कवर हो रहा है ये एंगल भी किससे शो हो रहा है? स्ट्रेट लाइन से। और रेडियस तो रहेगा ही ना स्ट्रेट। लेकिन स्मॉल एंगल में S भी स्ट्रेट है, R भी स्ट्रेट है, तो और सॉरी थीटा भी स्ट्रेट है। लेकिन जब हम लार्ज एंगल में जाएंगे, लार्ज एंगल में इसमें देखें क्या ये जो आर्क लेंथ का डिस्टेंस है क्या स्ट्रेट है? अब इस यहाँ से यहाँ तक जाते हुए इसके अंदर कितनी डायरेक्शन आ गई? बॉडी इधर मूव किया, फिर इधर किया, फिर इधर मूव किया। क्या एंगल हमारे पास जो है वो स्ट्रेट है? तो एंगल भी हमारे पास स्ट्रेट नहीं है। तो यहाँ से यहाँ तक जाते हुए हमारे पास S की एक से ज़्यादा डायरेक्शन आ गई। यहाँ पे इधर थी, इधर आके इधर हुई, इधर आके इधर हो गई, तो डायरेक्शन भी एक से ज़्यादा हो गई। और हमारे पास जो है लाइन भी क्या हो गई? कर्व हो गई। तो वेक्टर की जो बेसिक प्रॉपर्टी है उससे ये फुलफिल नहीं कर रहा। इसीलिए हमारे पास स्मॉल एंगल के लिए तो इसको वेक्टर मानते हैं, लेकिन लार्ज एंगल के लिए इसको वेक्टर कंसीडर नहीं किया जाता, क्योंकि लार्ज एंगल पे ये जो लॉ है हमारे पास S इज इक्वल टू आर थीटा, ये एप्लीकेबल नहीं होता। स्मॉल एंगल पे एप्लीकेबल है, लार्ज एंगल के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। तो लार्ज एंगल में क्योंकि एक से ज़्यादा डायरेक्शन आ जाती है उसकी, इसीलिए हम इसको लार्ज एंगल पे क्या ट्रीट करते हैं? फिर स्केलर। बेसिकली टेंसर है जिसकी एक से ज़्यादा डायरेक्शन हमारे पास आ जाए, लेकिन हम इसको स्केलर ट्रीट कर रहे हैं। और स्मॉल एंगल के लिए इसको क्या ट्रीट कर रहे हैं? वेक्टर। तो इट इज़ ट्रीटेड एज वेक्टर फॉर स्मॉल एंगल, बट फॉर लार्ज एंगल इट इज़ ट्रीटेड एज स्केलर। अच्छा, अब यहाँ तक तो ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको। अब अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करें? डायरेक्शन निकालते हैं इसकी। डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? जितनी भी एंगुलर क्वांटिटीज अब हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में, सबकी डायरेक्शन निकालने का यही मेथड है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जितनी भी एंगुलर क्वांटिटीज अब इस चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी तो पहली पढ़ रहे हैं ना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, आगे जाके जितनी भी एंगुलर क्वांटिटीज पढ़ेंगे सबके लिए डायरेक्शन निकालने के लिए यही रूल है, राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल हमारे पास क्या अप्लाई करना है? ग्रैब, अब देखो ये हमारे पास एक बॉडी है, इसके गिर्द अराउंड मूव कर रही है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये इसका क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसके गिर्द बॉडी क्या कर रही है? अब जिसके गिर्द बॉडी मूव कर रही, सर्कुलर पाथ में एंटी क्लॉकवाइज जा रही है, तो कहता है ग्रैब्स द एक्सिस ऑफ रोटेशन फ्रॉम योर राइट हैंड। अपने राइट हैंड से एक्सिस रोटेशन को ग्रैब्स करें, पकड़ें,
एंड कर्लिंग योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, और अपनी फिंगर को कर्ल करें इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में अपनी फिंगर को कर्ल करें। तो जब फिंगर को कर्ल करेंगे द इरेक्ट थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो जो थंब है वो किसकी डायरेक्शन बताएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। तो अब एक्सिस ऑफ रोटेशन को अपने राइट हैंड से ग्रैप्स करें और अपनी फिंगर को कर्ल करें इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, देन द थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, या जितनी भी एंगुलर क्वांटिटी आएंगी, वेलोसिटी है, डायरेक्शन है। अब यहां पर देखिए हमारे पास बॉडी इधर मूव कर रही है, तो इसका ये एक्सिस ऑफ रोटेशन मैं ले लेता हूं। एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड अपनी फिंगर को कर्ल करें, तो जो थंब है वो आपको किसकी डायरेक्शन बता रहा है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। तो ये हमेशा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के अलोंग ही हमने डायरेक्शन लेनी है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन हम डायरेक्शन लेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। या तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आउटवर्ड डायरेक्शन में आएगा या फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। बस यही दो डायरेक्शन होंगी, लेकिन रहेगा अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखिए एंटी क्लॉकवाइज बाहर आ रहा है और अगर क्लॉकवाइज में मूव कराऊंगा तो किधर आ रहा है? इनवर्ड। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हमेशा कहां होगी? इट इज ऑलवेज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। It is always along the axis of, इसकी डायरेक्शन हमेशा along the axis of rotation ही रहेगी। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो आउटवर्ड आएगा, अगर क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो इनवर्ड आएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी थीटा को हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज में थंब आउटवर्ड आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, और इसको हम अपवर्ड डायरेक्शन में शो करते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। लेकिन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो थीटा है इसे हम क्या कंसीडर करेंगे? नेगेटिव। तो एंटी क्लॉकवाइज मोशन में पॉजिटिव और क्लॉकवाइज मोशन में इसकी डायरेक्शन को लेंगे नेगेटिव। यार ये बड़ा मसला है यार। ये देखें, अब बॉडी इसके अराउंड जो है ना मूव कर रही है। अब ये हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग हमारे पास थीटा की डायरेक्शन एक्सिस, और अगर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज जा रही है तो थीटा हमेशा किधर आएगा? अपवर्ड। अगर बॉडी क्लॉकवाइज जा रही है तो थीटा किधर आएगा? डाउनवर्ड। तो अब अपवर्ड में थीटा को पॉजिटिव लेना है और डाउनवर्ड में थीटा को क्या लेना है? नेगेटिव। अगर थीटा डाउनवर्ड है तो इस डायरेक्शन में थीटा क्या कंसीडर होगा? नेगेटिव। लेकिन ये कब डाउनवर्ड आएगा? जब बॉडी किधर मूव करेगी? क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज बॉडी जो है थीटा क्या लेंगे हम लोग? पॉजिटिव लेंगे। तो ये थीटा की डायरेक्शन पता लग गई। थीटा हमेशा हमने कहां लेना है? अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन दो ही चीजें होंगी, या तो अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड। अपवर्ड कब आएगा? जब बॉडी किधर मूव करेगी? एंटी क्लॉकवाइज। और डाउनवर्ड कब आएगा? जब बॉडी किधर मूव करेगी? क्लॉकवाइज। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन हमें राइट हैंड रूल से निकालनी है और इसकी डायरेक्शन हमेशा कहां होगी? अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब अलोंग द एक्सिस रोटेशन या तो अपवर्ड आएगी या फिर डाउनवर्ड। तो यहां तक बात समझ आ गई? अच्छा, इसका प्रूफ हमारे पास रह गया। अभी दो प्रूफ है, S इज इक्वल टू आर थीटा और 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री। ये दो प्रूफ है हमारे पास, S इज इक्वल टू आर थीटा और 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री। कल के लेक्चर में इनको वाइंड अप करेंगे। आज लेक्चर का टाइम क्योंकि फिनिश हो चुका है, तो कल इनको करते हैं और इसके साथ हम लोग नेक्स्ट टॉपिक भी स्टार्ट कर देंगे, एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें जी।
गर्ल्स में बेटा किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक?